कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभु झिंगरन आपसे मुखातिब हूँ और आज का अनुभव का ये मंच हमारे साथ साझा कर रहे हैं प्रख्यात मूर्तिकार, शिल्पकार शिव बालक मूर्ति जी। मूर्ति जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस मंच में। और हमें थोड़ा सा हमारे जो सीनियर सिटीजन जो श्रोता हैं उनको अपने बारे में कुछ संक्षेप में बता दें। मैं 2016 में रिटायर हुआ, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन। मैं आर्टिस्ट डिग्री किया, लेकिन केमिस्ट्री लैब में मुझे जॉब मिला। वाह बड़ा एक अपोजिट था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने अपने कलाकार को जीवित रखा वहाँ भी, क्योंकि सर कलाकार तो पैदा होता है ना, इसलिए मैं पैदा ही कलाकार हुआ था। तो अगर मुझे लैब क्या, मुझे अगर जंगल में भी छोड़ दिया जाता तो मैं कला करता। कला जीवन है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता था। इसलिए दिक्कत तो थी कि आर्ट फील्ड से केमिस्ट्री साइंस फील्ड में गया, लेकिन वहाँ पर अपना काम जो है, अपने कलाकार को मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। और फिर उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हिम्मत मर्दे तो मत दे खुदा, वही पोजीशन है कि मैं केमिस्ट्री लैब में साइंटिस्टों के बीच में शुरू में जाने पे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं आर्टिस्ट रह नहीं सकता, साइंटिस्ट बन नहीं सकता। बड़ा पसुपेश में था। 1 साल 2 साल मेरा निकल गया, लेकिन तीसरे साल से फिर हमने उसमें ही रास्ता ढूंढ लिया। क्योंकि जो आर्टिस्ट है या जो भी विधा का कोई है, वो कहीं भी जाएगा, वो अपना रास्ता ढूंढ के निकाल लेगा। हम फिल्म देखने जाते हैं, हर टेस्ट का आदमी होता है, उसमें अपने मतलब की चीज़ वो ले लेता है। तो उसी तरह से मैं जब इस लैब में गया तो हमने अपना रास्ता बनाया, ढूंढा, और उसी में मैं अपना काम करने लगा। लैब का भी काम करता था, साथ में मैं अपने आर्ट को भी करता था। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो आर्ट प्रिजर्वेशन का काम है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से आप करते थे वो? हाँ, जिस तरह से आर्ट बनाने का महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षित रखना, ये भी बहुत बड़ा महत्व। पता चला कि हमारी कला है और हमने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, और हमारे सामने ही वो डिटेरियोरेट हो रही है। तो इसको यहाँ पर तो महत्व है उसका संरक्षण का। तो इसलिए कला का बनाना और कला का सुरक्षित करना, ये भी एक महत्व है। और जो आपकी अपनी कला यात्रा थी उसको आपने उस दौरान जारी रखा, पर जो फ्लो हमारा था, जब मैं आर्टिस्ट पूरी तरीके से आर्टिस्ट फील्ड में था, उसमें ब्रेक आया, उसमें धीमापन आया। क्योंकि ऑफिस में कंजर्वेशन का काम होता था, आर्ट का काम प्योर तो होता नहीं था। वो फील्ड का तो था नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट को अगर आर्ट की टीचिंग या आर्ट पढ़ाने की या इस तरह का फुल्ली आर्ट का अगर वर्क मिलता है तो वो प्रोग्रेस करता है। जिस तरह से डांसर को अगर डांस की क्लासेस मिलती हैं तो वो प्रोग्रेस करता है। अगर उसको क्लर्क की पोस्ट दे दी जाए तो उसको करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर वो कलाकार जिंदा है और कला के बगैर वो मर जाएगा
उसको ये परेशानी है तो वो उसमें वो मरने नहीं देगा और अपने समय निकाल लेगा, अपने काम के लिए रास्ता बना लेगा। शायद यही वजह कि आपने इतने सोलो भी कर लिए और इतना राष्ट्रीय स्तर पे कैंप भी पार्टिसिपेट कर लिया और ट्रेनिंग भी आपने दी बहुत से लोगों को। तो अब आप क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद? नहीं, मैं अभी भी मानता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि आर्टिस्ट कभी रिटायर होता ही नहीं। मैं कभी नहीं माना कि रिटायर हुआ हूँ। बहुत अच्छी हाँ, बात। जब मैं सर्विस से जैसे रिटायर हुआ तो हमको ये खुशी हुई कि मैं गुलामी से आज़ाद हुआ और मैंने अपनी कला को फिर पूरी तरीके से, मैं इस सेंटर से, ललित कला सेंटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जितनी भी जर्नी मेरी, क्योंकि मैं गरीब आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास घर बड़ा नहीं है, तो मैं सेंटर ही, अगर सुबह समय मिला तो सुबह काम किया, दोपहर में समय मिला तो दोपहर में काम किया, रात में समय मिला शाम को। वैसे अभी तो यहाँ पर नियम बन गया कि शाम को इनका टाइम है, नहीं पहले तो यहाँ जब तक मर्जी आदमी काम करे, तो हम अब समय बना लिया कि इस समय हमें काम। तो रिटायरमेंट के बाद तो मुझे काम करने का तो और जोश हो गया है और मैं मानता हूँ कि रिटायर तो कभी नहीं होगा, आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको मतलब एक नया जो आपका जीवन, कलाकार का जीवन शुरू हुआ, वो ज़्यादा स्वच्छंद और स्वतंत्र था, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है आप काम करने में? हाँ जी, बिल्कुल, उसमें संतुष्टि मिलती है। इवन ये भी मैं कहूँगा कि लाइफ बढ़ती है। किस तरह से, वो बताइए जरा मुझे। मैं 2017 में मैंने सोलो शो किया, कई सोलो शो हैं मेरे बायोडेटा में है, और मैंने एक सीरीज़ भी कंप्लीट किया। उसका रीज़न है कि आर्टिस्ट जब काम करता है तो पढ़ाई करने के बाद ही आर्टिस्ट नहीं हो जाता है। आजकल लोग सोचते हैं आर्टिस्ट हो जाता है, उसे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। मैंने 10 साल इस सेंटर में काम किया, तब मुझे पता चला कि एकेडमिक वर्क क्या होता है। जो मैं कर रहा था उससे कोई सिलेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे हमको यहाँ ज्ञान मिला, भगवान ने दिया, काम करते करते ज्ञान मिलता है, तो एकेडमिक वर्क जब मेरा निकला तो मुझे उसमें अवार्ड, राजस्थान ऑल इंडिया अवार्ड, लखनऊ से, इस तरह से सारी चीज़ जो है मिलने शुरू हुई। तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है अभी वही जोश है, वही है। पर मैं 2017 में जब सोलो शो किया, 16 शो के बाद ट्रेजेडी लाइफ में आई। लाइफ में बचपन से भी थी, लेकिन ये अभी कुछ बड़ी ट्रेजेडी आई। 2017 में सोलो शो होने के बाद काफ़ी बड़ा मैंने शो किया था। उसमें ब्रजेश पाठक जी जो सीएम हैं वो भी चीफ गेस्ट थे, मिर्ज़ा साहब, नवाब मिर्ज़ा साहब चीफ गेस्ट थे। हम जब भी शो करते हैं सर, पुराने अपने गुरुओं की है परंपरा, तो फिर उसे मन से अच्छे से करते हैं, ये नहीं कि एक दीप जला दिया और हो गया शो। तो 17 में शो बहुत अच्छा शो हुआ और अच्छा कला के लिए धन भी मिला, क्योंकि कला में लगाने के लिए धन जरूरत है। पे से तो हमारा परिवार चलता था, लेकिन अब जैसे ब्रोंज के स्कल्पचर बहुत महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है, स्टोन भी महंगा पड़ता है, तो वो आ जाता था। ऐसा काम रहता था कि कोई शर्ट लेता है जब पसंद आती है तभी तो लेते हैं। आजकल तो लोग ऐसे आर्ट कर रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रही खुद को, तो दूसरा क्या समझेगा, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो आपको ये भी देखना है कि हमें कैसा काम करना। तो 17 में मैं सोलो शो करने के बाद मेरा बेटा, यंग बेटा था एक, और उसकी दिसंबर में उसकी 17 में डेथ हो गई। तो मुझे उस समय ये अनुभव हुआ कि जिंदगी में बहुत सारे दुख मिले, लेकिन वो दुख, जब ये दुख मिला तो ये अनुभव हुआ कि इस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। जिसका जवान बेटा एक हो और वो चला जाए अचानक, तो वो ब्रेक आया। उसके बाद फिर ये जर्नी बता रहा हूँ अपनी लाइफ की। उसके बाद फिर मैं उसी के 2-3 महीने के बाद मुझे जो है प्रोस्टेट कैंसर निकले। अच्छा। और वो अभी इस अप्रैल में जाके मेरा जो स्कीमो वगैरह जो सारा था वो कंप्लीट हुआ है और अभी अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके इंजेक्शन वगैरह वो अभी लग रहे हैं। तो मैं अभी स्कल्पचर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। हम रह नहीं सकते बिना आर्ट किए हुए, क्योंकि अपने आप अंदर के कलाकार को कोई ना कोई मंच चाहिए अपनी अभिव्यक्ति देने का, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने सेवानिवृत्ति के बाद जो है काम करना नहीं छोड़ा। तो हमारे बहुत से साथी हैं जो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अब रिटायर हो गए तो बस अब खत्म, जीवन यही समाप्त हो गया। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे, पहली बात तो मैं बीच में ये बताऊंगा कि कुछ मेरे आर्टिस्ट दोस्त भी हैं, उनको भी मैं संदेश दे रहा हूँ। वो मेरे से कहते थे कि यार तुम कैसे काम कर लेते हो, तो मुझे बड़ा ताजुब होता था
कि भाई हमने डिग्री खाली नौकरी के लिए, जीने के लिए थोड़ी की। नौकरी, हमारी जो कला है वो मेरी जिंदगी है। हम उस जिंदगी के बगैर तो जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। इस तरह से हम उसे बनाए मानेंगे तो वो कैसे कहते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। ये तो मेरी बात मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन जो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट वालों, उनको मैं यही कहूँगा कि अपना खाली समय जो है वो निगेटिव में मत खराब करें। फालतू लोगों के साथ बैठ के ताश खेल के या उनका समय नहीं कट रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आर्टिस्ट हैं तो आर्ट में या जो भी कला उनकी हो उसमें उस समय को दें और कंटिन्यू करते रहें और उनकी लाइफ उससे बढ़ेगी। आप जब मान लेते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तब बूढ़े हैं, क्योंकि आपका जो एनर्जी है, जो आपकी आत्मा है, जो मन है, वो बूढ़ी नहीं होती है और उसको जवान रखना है और आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है। आप नहीं कुछ कर सकते तो घर का काम करिए, अपनी वाइफ को हेल्प करिए, अच्छा, घर की सफाई करिए, बहुत सारे काम। मतलब अपने आप को सक्रिय रखिए, हाँ, बिजी रखिए, ये संदेश। अच्छा, आपने अपना जीवन का एक लंबा समय आर्ट प्रिजर्वेशन को दिया। इस समय दुनिया भर में फिल्म प्रिजर्वेशन को लेके बहुत बात हो रही है। जी। तो आपको क्या लगता है अपनी धरोहरों को संभालने का काम बिल्कुल कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। जिस तरह से फिल्म के गाने के अर्थ हुआ करते थे कि दुनिया में हम अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी ये हम आर्टिस्ट या हर इंसान के जिंदगी में ये परेशानियां आती हैं और ये गाना देखिए हिम्मत देता है जीने की। तो उसी तरह फिल्में हैं, मदर इंडिया है, ऐसी पिक्चर है कि लगता है कि ये हिंदुस्तानी पिक्चर है, हम हिंदुस्तान में हैं। अभी हिंदुस्तानी कहाँ भागता चला जा रहा है, वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। आज भी मदर इंडिया आती है तो लोग उस पिक्चर को देखने के लिए कितनी भीड़ होती है। मूर्ति शिल्प या शिल्प कला धीरे धीरे नए रूप में आ रही है, मतलब नई पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी कला हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट है तो आप फेल हो जाएंगे। तो आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, आजकल के जो जनरेशन है, वो शॉर्टकट में और अवार्ड में, नाम में, इसके पीछे भाग रहे हैं। वो इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं कि हम कला को अपनी कितनी प्रोग्रेस दें, कला में कितना हम स्टडी करें और उसको आगे बढ़ाएं। अभी क्या कर रहा है आर्टिस्ट? मॉडर्न आर्ट कर रहा है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि मॉडर्न से रियलिस्टिक है कि रियलिस्टिक से मॉडर्न है। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की कला को बचाने के लिए 5 कॉलेज खोले थे। इसीलिए खोले थे क्योंकि यहाँ पर की कला जो है वो पतन की ओर जा रही थी। उनको पता था नहीं, यहाँ की कला बहुत उच्च कोटि की कला है। बहुत अच्छी एक बात आपने कही कि कला का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये बताइए, जीवन का कोई शॉर्टकट है कि वहाँ भी कैसे आपको भरपूर जीवन आप जी सकते हो? इसका क्या राज है? जीवन का भी शॉर्टकट नहीं है, वो तो आपके हाथ में है नहीं। वो तो हमारे ईश्वर के हाथ उसको में। आपको आनंद कैसे उसका पूरा ले सकते हैं? हाँ, जो हम करते हैं जिंदगी में, जो मतलब आपको आनंद ढूंढ के उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वाह, ऐसे नहीं जाने दीजिए इस जिंदगी को, जो ईश्वर ने दी है। ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है, इसलिए इसको खराब मत करिए, बेकार में मत जाने दीजिए, इसको किसी उसमें सार्थक में लगाइए। बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है आपकी बातों से, आपके अनुभव से प्रेरणा लेके जो हमारे सीनियर सिटीजन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मूर्ति जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे बीच आए, हमारे ये मंच आपने शेयर किया और उम्मीद है हम लोग आगे भी बातचीत का ये दौर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पर इस चैनल को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हम लोग को याद किया और इस मंच पे लाए। क्यों नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।